हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फिजिक्स पे जिसे न्यूटन ने दिया था। हम इस वीडियो को करने वाले हैं क्लैपनर बुक के बेसिस पे, बट क्लैपनर बुक के बेसिस को करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसके कुछ बेसिस को टटोला जाए, बिकॉज 11th क्लास में हम इसे पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फिजिक्स को, और ये काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, बिकॉज हम डायरेक्टली जिस तरह से न्यूटन ने किया था उस वे से नहीं करेंगे, या फिर जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उस वे से हम नहीं करेंगे। इसे हम करेंगे किस तरह से? इसे हम करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जहां हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, और फिर गॉस लॉ को भी डिफाइन करते हैं अगर हमारे पास सिमेट्रिक बॉडी है तो। ये सारे के सारे आइडिया को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने जनरेट किया था, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो सारे के सारे आइडियाज़ को मैं क्या करूँगा, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फिजिक्स में अप्लाई करूँगा, और वहाँ से मैं डिराइव करूँगा किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा होता है। अर्थ, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है और वो सॉलिड शेप में है, जिस तरह से हम मान लो हमारा अर्थ, अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या चेंजेस आएंगी, और आउटसाइड में जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगी। तो इस तरह के कुछ मैथमेटिकल आइडियाज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको पूरा मजा लेना है तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन ने हमें बता रखा है कि अगर दो आपके पास मैसेस हैं तो उनके बीच जो है फोर्स इस तरह से लगेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी कूलम्ब ने हमें बता रखा था कि कोई कांस्टेंट है, दो चार्ज ले लें और उनके बीच भी इस तरह की फोर्स लगेगी। सॉरी, वहां पे फोर्स है ये, बट वहां पे हमने देखा था कि एक हमने टेस्ट चार्ज लिया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, और टेस्ट चार्ज के सारे हमने एक चीज लिया था कि भाई पॉइंट की वजह से आपके पास एक फील्ड डिफाइन होता है। जैसे कि सपोज ये पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से एक फील्ड डिफाइन होता है ना, और जिसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कोई ऐसी फील्ड यहां भी जनरेट होगी? बिल्कुल हाँ। तो मान लीजिए कोई टेस्ट मास है m, और उस पर क्या होता है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल मास, और हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये जो मास है उसका इफेक्ट इस कैपिटल मास पे कम है। जस्ट लाइक सन, मान लीजिए कि ये जो आपको आकृति दिख रहा है वो क्या है, सन है, और ये छोटा सा पिद्दी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या फील्ड इन्फ्लुएंस करेगी? बिल्कुल नहीं। ये कितना घिस सकता है इसे, और हमें पता है कि फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल, वो काइंड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स है। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि सपोज ये मास m है और ये मास m है, तो ये बोलेगा कि भाई तू इधर आ, ये कहेगा तू इधर आ, और उसी तरह से मास m ये कहेगा कि भाई तू इधर आ। बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होता है, जिसपे आपको दिखे कि भाई ये तो देखना, ये क्यों, कौन है, बाप कौन है, यहाँ पे बोलता है कि बाप मैं हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसे एक्सेलरेशन निकालो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F/m। ठीक है, इसकी वजह से इस पे एक्सेलरेशन देखना, तो a = F/m, m तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो देयरफॉर इसलिए क्या होता है कि कभी भी ये चीज़ दिखेगा नहीं आपको कि ये इधर की तरफ जा रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, इसकी तरफ दिख रहा है, बिकॉज a = हम क्या निकालते हैं, F/m। f जितना है दोनों के बीच उतना लगेगा, बिकॉज यहाँ पे m है, ये देखना है m कितना होगा, m तो बहुत स्मॉल है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में काफ़ी ज़्यादा होगा। देयरफॉर ये जो ऑब्जेक्ट हमेशा इसकी तरफ आ रही है, यानी कि अर्थ पे आप हमेशा देखोगे कि छोटा सा ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ आता है, ना कि अर्थ उसकी तरफ आता है, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी धीरे धीरे। सिमिलरली हम यहाँ देख लेते हैं कि मास कैंसल, एंड देयरफॉर g = gm/r², एंड ये कहते हैं हम, अगर हम अर्थ में कहेंगे तो इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और हम यूं ही कहेंगे कि कोई मास है, लेट्स से ये सन भी हो सकता है, तो ये हम कहेंगे, इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे इसे हम? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां से हम निकालते हैं, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जी को आप ट्रीट कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू ई। तो जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है ना, जी उतनी कम होगी उस तरह से हमें जो फील्ड है वो कभी क्या होगी, वो लेस है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह का नज़र आता है, तो g ∝r², तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि भाई जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जाएंगे वो डिक्रीज होगा, और इस तरह आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, वो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मतलब एट अ जीरो इन्फिनिटी, बिकॉज आपको पता है g = 1/r², एंड व्हेंस r is 0, देयरफॉर g is going to be infinity। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो इन चीज़ों को शो कर रहा है। तो एक तो बात आपकी जी पे, हमने देखा था कि ग्रेविटेशन पे कुछ खास चीज़ें हैं।
ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सुपर कैन शो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाइक E2 E3 एंड सो ऑन। वैसे जी भी हमारी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या ये सुपरपोजिशन शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा कि जी इज इक्वल टू जितने भी आपके पास मैसेज हैं उन सब को आप क्या कर रहे हैं, वेक्टोरियली ऐड कर दें। ठीक, तो हम कैसे इसे करेंगे? इसे हमें लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो अलग अलग मास की वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होंगी। जैसे कि ये है, मान लेते हैं ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे हमारा कुछ लंप है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे मासेस हैं और जिनकी वजह से आपको एक पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना कि इसकी ग्रेविटेशन इंटेंसिटी यहाँ क्या होगी। तो इसके लिए मैं लेट्स से ये m1 है तो r1 हो गया, m2 है तो r2 हो गया, m3 है तो ये r3 हो गया, और लेट्स से यहाँ ओरिजिन से यहाँ क्या है r है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये सम हो रही है कहाँ पे, आई में हो रही है, तो जितने भी मासेस हैं उनको सम कर दो आप। ओके, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो हम इसे लिख सकते हैं g इज इक्वल टू समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 अप टू n g mi ओवर आर आई स्क्वायर विद ये जो आपको आएगी आर आई हैट, बिकॉज जी क्या है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आर हैट तो लगाओगे ना भाई साहब कि इनकी डायरेक्शन कितनी है, तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में है। बेसिकली उल्टा होगा बिकॉज सब कुछ इसके अंदर खींचेगा ना, तो वो चीज़ हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में है। तो हम जब इनवर्ट की डायरेक्शन में दिखाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कि चल भाई ये जो है नेगेटिव को छोड़ो, नेगेटिव क्या है, लेट अस अस्यूम कि ये पॉजिटिव ही मान लो, तो ओके, तो कोई खास बात नहीं है इसे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी में मैक्सिमम टाइम ये दिखाते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, बिकॉज ये काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें रिपल्सन नहीं होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज लगाओ तो एक तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज लगाओ दूसरी तरफ भागेगा। तो इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी वजह से हम डायरेक्शन को नहीं दिखाते हैं, हमें ये ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में बसा लिए कि ऐसा ही होता है, समझ ले तो अब हम इसमें बात करेंगे कि g इज इक्वल टू, हमने देखा अभी जी एम बाई ओ आर स्क्वायर। मान लीजिए कि आपके पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, मान लीजिए कि आपने एक स्फेयर ले लिया भाई, स्फेयर में तो कितना सारे के सारे मासेस कंटिन्यूअस में होंगे। कोई रिंग ले लिया तो रिंग में क्या होगा, सारे के सारे मासेस कंटिन्यूअस में होंगे। तो इस तरह के आप बहुत सारे जो शेप्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। तो इनकी वजह से आप जी कैसे निकालेंगे, तो इनकी वजह से जी निकालने का आसान तरीका होता है कि जी आप लिख लें, इंटीग्रल कर लें एम, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक है तो लगा दें रो डॉट डी वी ओवर आर स्क्वायर, किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं आप। या फिर आपको अगर सरफेस पे दे रखा है कि सरफेस पे ही इसकी क्या है पूरी की पूरी मासेस हैं, बेसिकली मासेस तो सरफेस पे होंगी नहीं, ठीक है ना। तो इस पे एक ही कंडीशन लगती है ये वाली, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ डी ए ओवर आर स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू, अगर लेंथ पे है मान लें कि 1 डायमेंशन पे किसी तरह से मास रखा हुआ है तो लैम्डा टाइम्स डी एल ओवर आर स्क्वायर। बट इन रियल लाइफ वी हैव दिस मच प्रॉब्लम कि जब भी आप मास लेते हैं तो हमें पहले से पता है कि मास वो चीज़ है जिसके पास क्या होती है, नॉट 1 डायमेंशनल मास एग्जिस्ट बट इट इज इन 3 डायमेंशनल, कि ये क्या होता है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। ओके, कि एक आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये चार्ज नहीं है कि चलो ठीक है बना दिया मैंने एक जगह तो वहाँ पे रख दिया, बट थिंग इज मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो स्टडी दिस एंड दिस। ओके, तो बट माइंड इट कि हमें हमेशा डील इससे करनी है। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि सिमेट्री। अगर हमारे पास हमने जितना भी देखा है कि हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ना, कि चाहे आप अर्थ को देख लो मोर और लेस इट इज स्फेयर, जुपिटर को देख लो या फिर सैटर्न को देख लो मोर और लेस इट इज स्फेयर। बट द थिंग इज दैट इसके सैटर्न में अगर हम देख लें तो कुछ रिंग भी तो आपको देखने को मिलता है ना। तो अच्छा, उनके वजह से भी क्या एफर्ट लेके आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि रिंग को तुम काट सकते हो, बिकॉज रिंग में क्या है छोटे छोटे मीटोराइट्स घूमते रहते हैं, एक गुच्छा है। ओके, एक गुच्छा है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। बट यू कैन से दैट ओके गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल टाइप की होती है। ओके, ये जो गैलेक्सी होती है वो काइंड ऑफ वेरी मच स्पाइरल। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्या होता है काइंड ऑफ सिमेट्री, जो आपको क्या मिलेगी, रिंग टाइप की सिमेट्री मिलती है ना, सर्कुलर टाइप की सिमेट्री मिलती है। तो सिमेट्री के प्रॉब्लम को हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था गॉस लॉ की वजह से, ठीक। बट यहाँ हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ मैंने ये कहा था कि ऐसे कि अगर कोई मास है आपका और आप दूर पे निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन को हम ये करते हैं कि ये एक पॉइंट मास है, और हम लिखते थे F इज इक्वल टू जी एम, लेट्स से G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, जस्ट लाइक कूलम्ब लॉ की तरह। अगर जी एम बहुत बड़ा है इससे
तो क्या हम सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ये सोचने वाली बात होगी और ये देखने वाली बात होगी क्या हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैसे हम अप्लाई करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक मास m है और हमें निकालना है, लेट अस से इसका जो रेडियस है r है, और हमें निकालना है कि ये बताएं कि इस r डिस्टेंस पे जो कि r इज फार फार ग्रेटर देन r, तब ये भाई साहब कैसे निकलेंगे, g क्या होगा इस केस में देन। तो आप ये बना लो कि ये अगर स्फेयर है, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, स्फेयर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे यहाँ पे। और आपको पता है कि यहां से क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है ना, जो इस तरफ आएंगी। तो बेसिकली ये क्या एक सरफेस को पेनिट्रेट करेगा, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, गॉस सरफेस बना सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसे गॉस सरफेस में लिखते थे E.dA विथ इनक्लोज्ड, ये जो फ्लक्स था इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन। ये हम किस तरह से इस फील्ड में लिख सकते हैं, तो E तो मैंने पहले देख लिया कि G.dA इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कहीं भी नहीं आता। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ के जो पैरामीटर है वो G है, G लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे मास इनक्लोज्ड। अब मेरे को पता है कि G और R, ये देख लें कि ये जो भी हम बना रहे हैं वो क्या स्फेरिकल है, बिकॉज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो G.dA दे बोथ आर काइंड ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट है तो समझ लो cos 90 हुआ, ये पैरेलल है भाई, ये जो परपेंडिकुलर है सरफेस का, और इसी तरफ से क्या है जी की फील्ड लाइंस आ रही है, देयरफॉर दे आर पैरेलल, देयरफॉर cos 0 इज 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं G। अब G मोर और लेस कांस्टेंट है, बिकॉज G इज काइंड ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, G कांस्टेंट। अब मेरे को पता है कि जो DA आप ले रखे हो ना, ये पूरा का पूरा जो आपने स्फेरिकल सरफेस बना रखा है वो क्या है, इट इज 4πr²। R कहाँ बनाना, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, ये बड़ा होता है इसलिए मैंने यहाँ निकाल लिया 4πr²। ये क्या है, गॉसियन सरफेस का। अगर आपको पूरा पता होना है गॉसियन सरफेस का, गॉस में कैसे हम स्टडी करते हैं, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ में लिखूंगा G। अब मास इनक्लोज, ये कितना मास अंदर अंदर लेके रखा है, तो मैं ये कहूँगा जो भी मास यहाँ पर है ना, क्योंकि ये मास तो यहीं पर है, यहाँ तो नहीं है ना कुछ भी, मास तो यहाँ है, तो ये मास मेरा क्या है, m है। तो अगर मैं G को स्टडी करूँ तो G इज इक्वल टू G/4πm/r²। अब मैंने देखा कि यहाँ ठीक है G/m/r², ये ठीक है, लेकिन 4π नहीं आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ करूँगा भाई ठीक है, अपने डेफिनेशन में एक चीज़ का अंदर कर लो, यहाँ 4π मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ गए आपके 4π मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 4π मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा भाई, G इज इक्वल टू Gom/r²। ये आ गई आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जितने जितने आप दूर जाएंगे इस मास से, तो ये बन जाएगा पॉइंट मास। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी ज्योमेट्री कितनी है, बिकॉज आर इज अस्यूम टू बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्री ऑफ दिस सॉलिड सरफेस, हैंस G/m/r², जैसे न्यूटन ने बताया था, ठीक है। तो हमारा गॉस लॉ इस पे क्या आ जाएगा, तो गॉस लॉ आ जाएगा कि आप जो लेफ्ट हैंड इंटीग्रेशन है वो आप गॉसियन सरफेस पे करें, और जो राइट हैंड है उनमें आप 4π लगाएं और G लगाएं, और यहां पे रख दें आप मास इनक्लोज्ड, ठीक है। मीन्स कि एप्सिलॉन जो होगी वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी किससे, 4πg से। अब समझ में आया ना। तो ये चीज आपको करना है, एंड देन ये जो आपका पूरा गॉसियन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें हैं। अच्छा, इस पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम इस पे कर ही रहे हैं सॉलिड स्फीयर पे। हमने उस पे किया था, कंडक्टर पे किया था, या फिर आप अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है और आप ये बोलेंगे कि एक मास m है तो सॉलिड स्फीयर है जिसपे क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग है, सब पे पूरी जगह चार्जेज हैं, तो आपको ये बताना है भाई कि बाहर और अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अंदर और बाहर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी, तो आए उसे हम निकालते हैं। तो उसे हम निकालने के पहले हम ये करते हैं कि चलो बाहर का हम देख लिए मोर और लेस सेम रहेगा, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इनसाइड से कि इनसाइड कैसा होगा। अंदर में अगर हम देखते हैं तो मैंने यहां बना दिया गॉसियन सरफेस, लेट अस से दिस हैज रेडियस r, तो मैं यहां लिखूंगा G.dA इज इक्वल टू 4πg। अब मास इनक्लोज, देखिए इस पूरे के पूरे में मास है, तो मास पर यूनिट कितना हो जाएगा, 4/3πr क्यूब वॉल्यूमेट्रिक मास है। अब ये सिर्फ इसमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयरफॉर इतने को मैंने क्या करूंगा, पहले तो मैं 1 यूनिट का ले लिया कि अगर मैंने इस पूरे के पूरे को बस 1 यूनिट बना सका, अब उस 1 यूनिट को मैं क्या कर रहा हूं कि इतना में चले जाओ, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3
पाई आर क्यूब जहाँ तक लेना है। तो ये मुझे मास मिल जाएगा जहाँ तक मैंने गॉसियन सरफेस बना रखा है। तो मास इनक्लोज क्या हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा बिकॉज ये छोटे बच्चे जो हम करते नहीं है, समझ रहे हो ना, एक एक नियम या फिर यूनिट वाला हम करते हैं तो सेम तरह से करेंगे। अब जी डॉट डी है, ये स्फेरिकल है और मैंने अभी बता दिया कि जी क्या यूनिफॉर्मली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी इंटू 4πr² कर दो और ये आर लिखना है, ना कि कैपिटल आर लिखना है, कैपिटल आर कभी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 4/3 फालतू का लिखा हुआ है, यहाँ कर कैंसिल कर देते हैं और 4π यहाँ कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए 4πgm/r³ टाइम्स r³। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, देयरफॉर हमें क्या मिलता है भाई, g इज इक्वल टू gm/r³ इंटू r। ओ माई गॉड, कितना अच्छा सा चीज मिला हमें। सभी सोचा था क्या ऐसा मिल सकता है कि जी ये बोल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। नए सीट पे हम जाते हैं, ये बोल रहा है कि g इज इक्वल टू gm/r³। ओके फाइन, एंड विद r। कमाल हो गया ना, कि कहने का मतलब अगर आप इनसाइड हैं तो ये 0 हो गया और अब टू r इज इक्वल टू r, ये हमारी इंक्रीज कर रही है विथ प्रोपोर्शनल टू r। ये g हो गई मेरी और ये r हो गई, है ना। अगर मैं सरफेस पे आऊं, ऑन द सरफेस क्या आएगा मेरा, ऑन द सरफेस व्हेन r इज इक्वल टू r, तो ये आ जाएगी आपकी g इज इक्वल टू gm/r², जो कि हमें भी पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल अर्थ में भी तो यही होती है gm/r²। लेकिन इनसाइड जैसे ही हम आएंगे वो क्या होती है कि पूरे के पूरे स्फेयर में कि जैसे जैसे आप सेंटर पे आ जाओ तो उसकी g क्या होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आप फ्री फॉल कंडीशन में हो जाओगे। और जैसे जैसे आएगी आप जाओगे अंदर तो वहाँ क्या होगी, धीरे धीरे जी बढ़ेगी और सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, ऑन द सरफेस पे होती है। अच्छा जी, ये बात है। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा था कि g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और r अगर 0 हो गया तो g इन्फिनिटी हो गया, मतलब वो केस नहीं है। यस माय लॉर्ड, बिकॉज आपको पता है कि फिजिक्स में इन्फिनिटी जब कोई चीज़ आ जाती है ना, कि कोई अगर फंक्शन आपने बनाया और वो किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी दे देता है, it means it is not a very good physics, we don't know, it means something is there and we don't know। but यहाँ पे एक अच्छी बात हुई कि जिस चीज़ से हम वेरी कर रहे हैं वो क्या हुई, r इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ 0 होती है। 0 इज ए नाइस आंसर कि हाँ भाई वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस जो पॉइंट पे आप किसी पार्टिकल को रख दो या आप ही को रख दो तो ये जितने भी आउटसाइडर मास है ना वो आपको पुल करेंगी, ये आपको पुल करेंगी, ये पुल कर रही है, ये पुल कर रही है, ये पुल कर रही है। अब देखो ये पुल करेगा, जो ये पुल करेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इधर का जो पुल है उधर का पुल है कैंसिल आउट करेगा। मीन्स कि जो सिमेट्रिक बॉडी है हर तरफ से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। देयरफॉर आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, फ्री फॉल महसूस करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ से कूद छलांग मार दिया, अंदर जाते 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 धीरे धीरे क्या होगी, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा एक्सेलरेशन 0, फिर यहाँ धीरे धीरे आपकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम यहाँ होगी और धीरे धीरे फिर यहाँ होगी। तो इधर जाओगे 0, वहाँ से बूम चले जाओगे उधर, अगर तुम्हारी वेलोसिटी पहले से और ज़्यादा होगी, ठीक, अगर छलांग लगाए तो। लेकिन वहाँ जाए किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो वो भाई स्पेस की तरफ वहाँ पे मंडराता रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं मिलती वहाँ पे। g इज इक्वल टू 0। अब आउटसाइड में क्या होगा, अच्छा आउटसाइड में तुम्हें पता ही होगा कि आउटसाइड में क्या हो सकता है। बेसिकली अगर हम आउटसाइड बनाएंगे तो मैंने अभी भी बता दिया कि मास तो इस पर रहेगा, तो g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये डिक्रीज ऐसे होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसे कूलम लॉ में हमने पढ़ रखा था। तो इन्हीं के बेस्ड पे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जेई में भी आते हैं। तो ये फंडा है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से गॉस लगाएं, तो अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ें दे रखी है बस गॉस लगाओ भाई और मामले को ख़त्म कर डालो। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। सुपर पोजिशन बस तुम्हें याद रखनी है, ये सुपर पोजिशन होती है, बस वेक्टर पे हमें काम करना है, ठीक है। और वेक्टर अगर तुम्हें आ गया तो दैट इज़ काइंड ऑफ ए वेरी मच फाइन इंटरेस्टिंग।